MSc Microbiology students, so welcome back to the another lecture of MBTE 231, and in this lecture we will start with the chapter 2nd of your syllabus, that is the anaerobic, not anaerobic, actually its name is respiration, but this chapter will be about the anaerobic respiration. Okay, so not much into the deep, ज़्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं है, थोड़े फ्यू पॉइंट्स है, एंड दैट टू इज़ रिलेटेड विद दी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो पहले उनकी तरफ जाने से पहले वी नीड टू नो व्हाट इज़ द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, जनरली रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में होता है, इट इज़ डन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. ओके, एनर्जी इन फ्रॉम द फूड. ओके, फूड के थ्रू हम फूड खाते हैं, ठीक है, लेकिन उस फूड की जो कन्वर्जन होता है इनटू द एनर्जी, इट इज़ डन बाय यूजिंग द रेस्पिरेशन, एंड दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन. ओके, सो रेस्पिरेशन जो होते हैं वो इट इज़ ऑफ द टू टाइप्स. ओके, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इट मे बी द एनारोबिक और इट मे बी द एरोबिक. ओके, सो दिस होल प्रोसीजर ऑफ द रेस्पिरेशन इज़ बीन कैटलाइज बाय यूजिंग द एंजाइम्स, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है, जो प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहती है, माइक्रोब्स में भी प्रेजेंट रहती है. अब एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग, अब इसके नाम में उसका आंसर है, हमने एरोबिक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सुने होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि एरोबिक मतलब क्या, जहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी, एज वी ऑल नो, सभी लाइफ फॉर्म्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट इज़ वाई द रेस्पिरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, तो दैट प्रोसीजर इज़ नोन एज व्हाट, एरोबिक काइंड ऑफ अ रेस्पिरेशन. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ग्लूकोज जो होता है इट इज़ कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी. ओके, एंड एनर्जी जो मिलती है इट कम्स फ्रॉम द ग्लूकोज, और ग्लूकोज कहाँ से आता है, तो वो फूड से आता है. अब ऑन द अदर साइड जो हमारा मेन आज का टॉपिक है वो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो अनलाइक द एरोबिक, अब ऑब्वियसली बात है, आपने सुना भी होगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ द ऑक्सीजन. ओके, दैट इज इट व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ द थिंग इज दैट कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऑक्सीजन, मतलब रेस्पिरेशन को अगर इमेजिन करने लगते तो ऑब्वियसली हम क्या इमेजिन करते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं ऑक्सीजन, कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 एक्सेल करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन. फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे हुआ, तो यही हमें डिटेल में आज देखना है कि कुछ कुछ चीज़ें या फिर कुछ कुछ जगहों पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होता है, या फिर कोई कोई ऑर्गेनिज्म है जिनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का ही रास्ता चूज़ करेंगे. इनफैक्ट हमारे बॉडी में भी जब ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पे हमारी बॉडी तक मसल्स का यूज़ करके एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, कि हमें सडनली और जल्दी एनर्जी मिले. भले ही एरोबिक के मुकाबले एनाएरोबिक में हमें जो एनर्जी मिलती है वो बहुत कम मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी एनर्जी कम मिलती है, लेकिन एनर्जी मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं हो तो हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, तो इसलिए हमें एनाएरोबिक प्रोसीजर लेनी पड़ती है. अब यहाँ पे क्या होता है, तो द एनर्जी इज मच क्विकर प्रोड्यूस होती है, लेकिन थोड़ी सी कम प्रोड्यूस होती है. ठीक है, अब होता कभी ये, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे होता है कि ग्लूकोज का इमीडिएट कन्वर्जन किया जाता है इनटू दी लैक्टिक एसिड एंड दी एनर्जी. ओके, सो दैट इज अबाउट द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है और कैसे होता है, क्या होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, अब डिफरेंस का तो यही है कि एनाएरोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, एरोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. अलॉन्ग विद दैट एरोबिक की रेस्पिरेशन के मुकाबले एनाएरोबिक में ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है. ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस ये भी है कि इनका जो आपने ETS अगर देखा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, जो ATP फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी एक प्रोसीजर है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल एक्सेप्टर आपने अगर देखा होगा तो वो होता है ऑक्सीजन. बट यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, वो होता है
डिफरेंट कंपाउंड्स अदर देन दी O2. O2 नहीं है इसलिए थोड़े अलग कंपाउंड्स इनमें ऑक्सीजन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. लाइक फिर सल्फेट हो सकते हैं, मिथेन हो सकते हैं, नाइट्रेट्स हो सकते हैं. यही हमें देखना है कि अगर हमें ATP जनरेशन करना है तो इनका यूज़ किया जाता है कि या फिर ये किन प्लांट्स में या किन माइक्रोब्स में यूज़ किया जाता है ये टाइप के फिनोमिनॉन, दैट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्योंकि एनारोबिक फिनोमिनॉन हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है माइक्रोब्स में ही पढ़ा है, तो इसलिए वी आर गोइंग टू सी कि कैसे एनारोबिक प्रोसीजर की मदद से या फिर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इन द ETS चेन वो अलग होता है तो क्या इफेक्ट होता है. वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन द फ्यू पॉइंट्स इन द लेटर ऑन लेक्चर्स. ओके, सो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो क्या है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग हो सकते हैं. फिर अगर एग्जाम्पल आपको याद रखने हो तो सल्फेट रेड्यूसर का है सोडियम सल्फेट, मीथेन रेड्यूसर का है CO2, नाइट्रेट रेड्यूसर का है सोडियम नाइट्रेट. ओके, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज प्रेजेंट इन द एनारोबिक ऑक्सीजन. ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ द एनारोबिक रेस्पिरेशन इज यूज्ड एंड उनमें कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं एंड हाउ दे आर बीन यूज फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स होते हैं थोड़े से अलग होते हैं. वो कौन से इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर होते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द ATP जनरेशन. ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मेजर वी कैन से एप्लीकेशन होता है वो यही होता है कि वो एनर्जी जनरेशन में यूज़ होता है. ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि कैसे इनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एनर्जी जनरेशन किया जाता है यूजिंग द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि ऑक्सीजन नहीं है, उसके अलावा दूसरे कोई हम यूज़ कर सकते. सो हियर इज़ द मेन थिंग ऑफ दिस चैप्टर कि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है. तो ज़्यादा कुछ नहीं हम डीप में देखने वाले, बस कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और कौन से एग्जाम्पल से जो ऐसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी. तो जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि मॉलिक्यूल अदर देन दी ऑक्सीजन इज़ बीन यूज्ड एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. जो मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स दे आर नॉट ऑलवेज द ऑक्सीजन. ओके, सो ऑक्सीजन के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की जैसे एक्ट करते हैं और वो जनरेशन ऑफ ATP करते हैं. ठीक है, यही डिफरेंस है एनारोबिक और एरोबिक में. नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन में भले ही जो है ETS इन्वॉल्वमेंट होता है. अगर कोई भी आपको डेफिनेशन पूछे एनारोबिक रेस्पिरेशन का तो आपको बताना क्या है कि ATP जनरेशन विदाउट ऑक्सीजन. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी या कुछ और होगा, होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन उसका जो इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसका जो यूजेस है वो थोड़ा सा अलग वे में होगा. जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन नहीं होगा, उसके अलावा दूसरे मॉलिक्यूल होंगे. तो वो डिपेंड करता है कौन से मॉलिक्यूल होंगे. फिर वो हो सकते हैं सल्फेट, नाइट्रेट और द सल्फर. ठीक है, सल्फेट, नाइट्रेट और सल्फर. अब यहाँ पे ओके तो यहाँ पे जो एनर्जी जनरेशन होती है वो भी एज़ कम्पेयर टू द एरोबिक थोड़ी सी कम होती है. तो वेरियस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं. जैसे कि डीनाइट्रिफिकेशन की अगर बात करें तो डीनाइट्रिफिकेशन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं वो जो एनर्जी जनरेट करते हैं वो करते यूजिंग द नाइट्रेट एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. मतलब जो लास्ट का जो ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो नाइट्रेट होता है, नॉट द ऑक्सीजन. देन नाइट्रेट भी ऑक्सीजन के जैसे रिडक्शन पोटेंशियल रखता है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल. एंड ये जो प्रोसेस है बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, लाइक द प्रोटियोबैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इवन वो बैक्टीरिया अलॉन्ग विद द नाइट्रेट फेरिक आयंस भी यूज़ करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस. इसके अलावा सल्फेट भी एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ किया जाता है. सल्फेट रिडक्शन प्रोसीजर में क्या होता है कि सल्फेट एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ किया जाता है और एंड में जो होता है वो प्रोड्यूस होता है H2S भी अलॉन्ग विद द एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो कि एक metabolic end product in the sulfate reduction process. Now it is also, as I said, कि anaerobic जो होती है वो they are very less energy we can say generating procedures. okay, तो ये भी एक less energy generating procedure है and it is been used by the many gram negative bacteria, okay, like proteobacteria and desulfomaculum, then even many types of the archaebacteria.
अब यहाँ पे सल्फेट रिडक्शन जो होता है इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर्स। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी किए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं लाइक लैक्टेट, पायरुवेट, हाइड्रोजन गैस, जो यूजुअली यू कैन सी नॉट वेरी यूजुअल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स, एंड इवन जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जैसे कि डिसल्फोटिक्यूलम फॉस्फोटॉक्सिडेंस, ओके। मतलब इन शॉर्ट ऐसे सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन डोनर्स यूज़ कर सकते हैं लाइक फॉस्फोफाइट, ओके। फॉस्फाइट जो होते हैं HPO3 उसको एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ किया जाता है बाय सम काइंड ऑफ अ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। उसके अलावा डिसल्फोविब्रियो स्पेसीज है, वो भी यूज़ करते हैं सल्फर कंपाउंड्स लाइक मतलब एक को स्प्लिट करके डोनर बनाओ, एक को एक्सेप्टर बनाओ, ऐसा स्प्लिटिंग करके ही वो सल्फेट कंपाउंड पे ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नाउ एसिटोजेनेसिस भी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डाईहाइड्रोजन जो होता है H2 होता है वो यूज़ किया जाता है एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ किया जाता है। फेरिक आयंस जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो फेरिक आयंस यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। इसके अलावा इनका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ओके, नॉट वेरी वेरी, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेम ही होती है, बस जो फाइनल का जो उनका एंड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। नाउ इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है इनऑर्गेनिक जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन होते हैं, लाइक मैंगनीक है, या फिर सिलेनेट है, या फिर सिलेनाइट है, या फिर आर्सिनेट है, या फिर यूरेनिल है, यूरेनियम डाइऑक्साइड है। ये आपके सिलेबस में नहीं लेकिन इनऑर्गेनिक या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, ठीक है। नाउ नाइट्रेट रिडक्शन एंड डीनाइट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें जो आपके सिलेबस में एक्चुअली कि नाइट्रेट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है उसमें ये चीज़ की जाती है कि नाइट्रेट्स को एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे एनारोबिक अब नाइट्रिफिकेशन भी जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एंजाइम जनरली ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करती, इन द सेंस कि उसके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक है। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसी का एक टाइप है डीनाइट्रिफिकेशन। तो वो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसीजर के लिए जो है नाइट्रेट यूज़ किया जाता है एज ए टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दी रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ओके। डीनाइट्रिफिकेशन इज अगेन बहुत सारे एनारोबिक फैकल्टेटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं ये प्रोसीजर, उसमें नाइट्रेट यूज़ किया जाता है एज अ रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। उनमें रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है इसलिए एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन कम ही होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होता है बाकी के वी कैन से कंपाउंड्स के मुकाबले। Then denitrification is again microbiologically very facilitated process, okay, involves the stepwise reduction of the nitrate to nitrate। जैसे हमने स्टडी भी किया था कि नाइट्रेट्स का कन्वर्जन नाइट्राइट में होता है और नाइट्रेट का नाइट्राइट ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में फिर, एंड देन इट विल बी इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू दी नाइट्रोजन, ओके। एंड इसके अलावा एनर्जी भी जनरेट होती है। नाउ यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन की अगर बात करें तो अगर एग्जांपल्स आपको याद रखें किन में होती है प्रोसीजर, तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं लाइक पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस या फिर थायोबैसिलस हो, उनमें ये टाइप की प्रोसीजर आपको ऑब्जर्व होगी और वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि उनमें नाइट्रेट्स इज बीन यूज्ड एज दी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब हम सल्फेट की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में, तो सल्फेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिडक्शन, सल्फेट रिडक्शन इज ऑल्सो काइंड ऑफ द प्रोसीजर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे डीनाइट्रिफिकेशन है वैसे ही सल्फेट रिडक्शन भी एक पार्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। इसमें क्या होता है, तो इसके नाम में आंसर है कि सल्फेट जो होता है वो यूज़ किया जाता है एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नाउ द थिंग इज दैट कि सल्फेट रिडक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच यूजेज द सल्फेट एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ओके। नाउ एरोबिक के मुकाबले एनारोबिक में भले ही एनर्जी जनरेशन कम होता हो, क्विक होता हो, लेकिन ये भी एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन है सल्फेट रिडक्शन। तो इसमें भी जो एनर्जी का जनरेशन है वो बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को नहीं यूज़ कर पाते, तो या इनके लिए यही एक सोल्यूशन है, द सल्फेट रिडक्शन इज़ ओनली सोल्यूशन फॉर सर्वाइविंग। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है
वो क्या करते हैं, तो लैक्टेट हो या पायरुवेट हो, उनको एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर्स यूज़ करते हैं। एंड हाइड्रोजन गैस हो या फिर इलेक्ट्रॉन H2O, हाइड्रोजन गैस हो, उसको भी एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं। वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं, वो लिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है लाइक डिसल्फोटिग्नम फॉस्फो ऑक्सीडेंस, इट कैन यूज द फॉस्फाइट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर एंड आर कैपेबल ऑफ द सल्फर डी पोर्शनेशन। ओके, मतलब क्या कि एक सल्फर कंपाउंड का दो चीज़ों में स्प्लिटिंग करना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे यूज़ करना और एक इलेक्ट्रॉन डोनर के जैसे। तो इसमें भी जो होता है प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल अगर आपको दूँ तो थायोसल्फेट जो होता है ना, उसको स्प्लिट किया जाता है इनटू दी हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फेट। एक को फिर हाइड्रोजन सल्फाइड को डोनर के जैसे यूज़ करो और सल्फेट को जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसे यूज़ करो। सो इट इज़ वेरी यू कैन से कॉमन प्रोसीजर इन देम। Before sulfate can be used an electron acceptor, it must be activated. It is done by the enzyme like ATP sulfurylase. अब सल्फेट रिडक्शन में अगर बात करें तो अगर इनको रिडक्शन करना है या फिर इनको यूटिलाइजेशन करके फिर एटीपी जनरेशन करना है, तो इसके लिए कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, लाइक एज आई टोल्ड यू ATP सल्फोरिलेज। ओके, ये एक एंजाइम है जो यूज़ की जाती है, तो आप ये भी एज ए MCQ याद रख सकते हो। नाउ ऑल द सल्फर रेड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, सो उनमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है रेस्पिरेशन में। एंड एनर्जेटिकली भी सल्फेट इज़ वेरी स्टेबल एंड इट मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय द एडिनाइलेशन टू फॉर्म द APS, दैट इज द एडेनोसिन 5-phosphosulfate, not ATP. Okay, and to form the APS before it can be metabolized, storing thereby consuming the ATP. तो APS फॉर्म होने के लिए सल्फेट को पहले स्टोर किया जाता है एंड देन ATP की मदद से इसको APS में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एंड ओके, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे सल्फेट रेड्यूसिंग बैक्टीरिया है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन आल्सो, ठीक है। तो मिथेनोजेनेसिस भी वो लोग कर सकते हैं। एंड अदर देन दिस सल्फेट रेड्यूसिंग बैक्टीरिया थोड़े प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं। जनरली वो क्या करते हैं, तो अगर लाइक सल्फेट कंटेनिंग वाटर में इनको एक्सपोज कर लो तो मेटल्स को थोड़े से डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे पानी में डालो जहाँ पे सल्फेट कंटेनिंग लाइक बैक्टीरिया है, ओके, तो ऐसे बैक्टीरिया में मेटल को डालो तो वो थोड़ा सा डैमेज उनको करते हैं, ठीक है। नाउ मिथेनोजेनेसिस के बारे में हम देखेंगे, वो एक और एनारोबिक प्रोसीजर है जो हमने पिछले बारे में भी देखा था फंगल सिस्टमैटिक्स में। तो मिथेनोजेनेसिस जो होती है इट इज़ अगेन वन ऑफ द एनारोबिक प्रोसीजर एंड इसमें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज अ कार्बन। ओके, कार्बन जो होता है इट इज़ यूज एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इसमें जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है मिथेन एंड मिथेन अलॉन्ग विद द एनर्जी, ठीक है। मिथेन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इटसेल्फ। तो मिथेनोजेनेसिस को ही हम बोलते हैं मिथेनेशन, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इसमें भी इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन यूज़ किया जाता है एंड इसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ मीथेन। ओके, द कार्बन सोर्स्ड फ्रॉम द स्मॉल नंबर ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CO2, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉल, methylamines, then dimethyl sulfide, methanicol. These पेज डिस्क्राइब पाथ। ओके, मिथेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो कार्बन यूज़ किया जाता है एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो कहाँ से आता है, तो फिर भी वो जो है CO2 से आ सकता है, एसिटिक एसिड से आ सकता है, मिथेनॉल से आ सकता है, मिथिल अमाइन से आ सकता है एंड वेरियस अदर कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें जो माइक्रोब जो होते हैं, ओके, जो मिथेन को यूटिलाइज करके जो कार्बन को यूटिलाइज करके मिथेन बनाते हैं, दे आर नोन एज द मिथेनोजेंस। एंड आपको भी पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, अर्किया जो होते हैं वो जनरली मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है। नाउ द प्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, क्योंकि आजकल मिथेन गैस का आपको भी पता है एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। नाउ द मेजर थिंग इज़ दैट कि मिथेन का अगर बायोकेमिस्ट्री देखें तो CO2 का यूटिलाइजेशन करके मिथेन गैस बनाना इज द ओनली थिंग दैट इज डन बाय द मिथेनोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, ओनली मिथेनोजेनेसिस एंड फर्मेंटेशन कैन ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अदर देन द कार्बन, ठीक है। मतलब
कार्बन के अलावा उसको और कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कार्बन है और बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, तो फर्मेंटेशन और मिथेनोजेनेसिस ऐसी प्रोसीजर है जो आराम से हो जाएगी, ठीक है। मिथेनोजेनेसिस जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट जो है दैट इज़ दी मीथेन गैस, वो इजीली रिमूव कर देता है। एंड एज वेल एज आपको भी पता है मिथेनोजेन्स जो होते हैं हमारे ह्यूमन गट में, एनिमल्स के रूमेन में भी रहते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोसीजर कैरी आउट होती है उनकी। बट हाँ, ये एक इनका डिसएडवांटेज है कि ये लोग ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो मिथेनोजेनेसिस इज आल्सो टाइप ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्रीन हाउस गैसेस में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए इसका इतना फ़ायदा नहीं है, नुकसान भी उतना ही है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। तो ऐसे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं और कौन से फॉर्म में वो यूज़ किए जाते हैं इन द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, वहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रेट, सल्फेट या फिर कार्बन का यूज़ करके कैसे एनर्जी जनरेशन किया जा सकता है। वी हैव सीन दैट। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द लेक्चर्स।